एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे TIFR और टू फोटोन एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी के बीच में। ये दोनों आपको तब मिलती है जब आप टेक्निक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें इंडिविजुअली तो हम समझ सकते हैं TIRF क्या होती है एंड देन टू फोटोन एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी, ये दोनों हम इंडिविजुअली तो पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होती है, जब आप कंपैरिजन मोड पे इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि अच्छा ऐसे हो रहा है इसमें, ऐसे हो रहा है इसमें, ठीक है। ऐसे हमारे जब एग्ज़ाम में हम प्रिपेयर करते हैं तो हम ऐसे ही तो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम बगल वाले को पूछते हैं कि यार तेरा निकल गया CSI, मेरा क्यों नहीं निकला, मैंने कहाँ गलती की, तो हम कंपेयर करते हैं कि यार मैंने यहाँ गलती की है। तो कंपेरिजन एक बहुत ही अच्छा वे होती है किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है, उसी से वही क्वेश्चन को देख के मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टू फोटोन जो एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी है उसके बारे में बताऊंगी पहले। तो ये जो टू फोटोन वाला है ना, उसको आपको कुछ यहाँ पे टर्म से ही आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या बोला गया है कि दो फोटोन का यूज हुआ है, ठीक है, दो फोटोन। अब इससे आपको रिलेटेड करके एक आपको कहानी सुनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और आपको बोला गया है कि मुझे आप ये 10 kg का जो वेट है, ये 10 kg वेट वाला सामान आपको यहाँ से ले जाके यहाँ पहुँचानी है, या 10 kg वेट वाला। सो आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी आपको ये 10 kg वेट एकदम से उठाने को अलाउ नहीं करेगी। सो आप क्या करेंगे कि पहले आप 5 kg ले जाएंगे, यहाँ पहुँचाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वापस आके फिर भी 5 kg ले जाके यहाँ पहुँचाएंगे। ये दो आप कर सकते हैं केसेस। रादर देन केयरिंग 10 kg इन वन गो, आपने क्या किया, 2 बार 5 kg वाला कैरी किया। तो इसके लिए आपको क्या हो गया, कन्वीनियंट भी हो गया, आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंची। यहाँ आपने 2 बार लेके गए, ठीक है, तो हमारा काम भी हो गया और बॉडी को कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ा। तो ऐसे ही ये टू फोटोन एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी वर्क करता है। डेट मीन्स कि अगर हमने कोई लेज़र लाइट, अगर किसी, ये रहा कोई मॉलिक्यूल है, ये बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, ये फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर वाला ये वेवलेंथ वाला लाइट ये हजम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर इतने हाई, अल्दो ये हाई नहीं है, फिर भी आपको मान लेना है कि अगर हमने इतना ज़्यादा वाला दे दिया तो इसको बहुत ही ज़्यादा शॉक जैसा लग जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये किस दौर से गुजर रहा है, ये फोटो टॉक्सिसिटी से गुजर रहा है। फोटो मतलब लाइट और देन टॉक्सिसिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है, डेट कि आप वो सहने लायक नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, इसको फोटो टॉक्सिसिटी से सफ़र करेगा। अब ये क्या करता है, ये 400 नैनोमीटर को एक बार में नहीं दे के हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। डेट मीन्स कि हम इस मॉलिक्यूल को 2 लाइट्स देते हैं, 2 बार देते हैं लेज़र लाइट, एक देते हैं 200 नैनोमीटर वाला एंड दूसरे बार भी हमने क्या दिया, 200 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला लाइट दे दिया, ठीक है। तो जिसके वजह से ये एकदम से इसको झटका नहीं लगा, क्योंकि ये कम वेवलेंथ वाला लाइट है, ये हजम कर लिया एक बार में, और दूसरे वेवलेंथ वाला ये था तो इसने भी हजम कर लिया। एकदम से हमने इसे बड़ा वेट जो है ये 400 नैनोमीटर वाला वेट हमने नहीं दिया। डेट मीन्स कि इसका काम हो गया, इसने अच्छे से रिलीज भी कर दी, एमिट भी कर दी, ठीक है। और जो रिलीज हो गई है इसकी एनर्जी, इसकी रिलीज भी हो गई है, ठीक है। अब पूरा काम हमारा ये हो गया। तो ये टू फोटोन एक्साइटेशन जो माइक्रोस्कोपी है ना, ये एक एडेप्टेशन है किसके लिए, जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ अगर दिक्कतें हो रही है कि कुछ माइक्रोस्कोपी में अगर हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला लेज़र लाइट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ डैमेज हमें देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स में, कि हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं देख रहा, प्रॉपर हमें जो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सेल है, हमें ये प्रॉपर नहीं विजुअलाइज हो पा रही इसकी, ये जो सेल है, क्योंकि हमें कुछ रीज़न देखने होते। तो रीज़न यही था कि हमने इसे बहुत हाई इंटेंसिटी वाला दे दी थी लाइट, जो कि ये हजम नहीं कर पाई, इसीलिए इसकी कुछ जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड जैसा आ गया है, या फिर कुछ अलग टाइप का इमेज आ गया जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, टू फोटोन जो एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी है ये अडेप्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ये ओवरऑल प्रोसेस ये कर देगा और हमें क्या करेगी, हम इसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं इजीली।
ठीक है। तो ये 2 फोटोन जो एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी है, इसका मेन पर्पस ही यही है कि ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना वो कम कम लेके वो 2 बार लेगा, ठीक है। 2 बार लेने के बाद ये 400 नैनोमीटर का करके ये वापस से रिलीज हो जा रहा है। यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम में भी शायद ये देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक्साइटेड स्टेट वाला पोजीशन, ये रहा ग्राउंड स्टेट वाला। तो देखिए सीधा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमने इसको 400 नैनोमीटर दे दी थी। लेकिन इन केस ऑफ 2 फोटोन जो एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी है, इस केस में हमने क्या करा, पहले 200 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ वाला लाइट दिया, फिर उसके बाद हमने एक दूसरा ऐसे करके दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया, दैट इज 200 नैनोमीटर वाला लाइट दिया, जिसके वजह से ये जाके इसने अपना काम कर दिया। और उसके बाद ये जो ऐसे करके ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो हमेशा रहेगी नहीं। तो ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगी ये थोड़ी सी क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। एनर्जी नहीं, एक अमाउंट ऑफ जो वेवलेंथ होती है ना, अभी यहाँ कितना था 400 नैनोमीटर। आपको ये रूल तो पता होगा कि वेवलेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू एनर्जी। अगर हमने यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा वेवलेंथ डाला है तो डेट मीन्स इसमें कम एनर्जी है, ठीक है। और इसमें अगर कम एनर्जी अगर इसमें रिलीज हो रही है, डेट मीन्स कि ज़्यादा वेवलेंथ है। तो ऐसे करके अब यहाँ पे सिंस थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जिसके वजह से एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम होने की वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। आपको अब समझ आ गया है 2 फोटोन एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी। तो इसका मेन फंडा ही यही है कि हम फोटो ब्लीचिंग या फिर क्या कहेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन या फिर फोटो टॉक्सिसिटी, उस जब फोटो से जो भी हार्मफुल वाली चीज़ें होती है ना, वो सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं TIRF के पास। मैं ये स्लाइड क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं TIRF के पास। जब हम TIRF का पढ़ते हैं ना, तो आप सबसे पहले तो आपको इसका जो फुल फॉर्म होती है वही देखने लायक होती है। तो जब हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो हमें इसका फुल फॉर्म क्या पता चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। आप इस टर्म से आपको समझ ही गए होंगे कि टोटल जो है, जो ओवरऑल टोटल इंटरनल जो भी कोई भी अगर सपोज सेल है, वो सेल का जो भी इंटरनल वाला जो एरिया होगा, इधर इंटरनल जो भी कंपाउंड्स होंगे वो सब ही कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये आपको समझ आ गया कि ये कुछ ना कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अब इसी से हम जब इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं तब आपको इसकी एक्चुअल मीनिंग पता चलेगी। ये तो चलो यहाँ से हमने ब्रेक डाउन कर ली, जो एक्चुअल मीनिंग ये नहीं भी दे सकती है, ठीक है। जब हम इसको समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसमें बोला क्या गया है। देखिए, हम जब माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होती है। हर जो भी माइक्रोस्कोप, अलग अलग माइक्रोस्कोप के लिए अलग अलग उसके जो होती है एप्लीकेशंस होते हैं, प्लस एट द सेम टाइम उनका मैकेनिज्म भी सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो TIRF है उसका भी ऑब्वियसली अलग ही होगा। कि सपोज ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल को हमने माइक्रोस्कोप में रखा, और माइक्रोस्कोप में रखते वक्त हम माइक्रोस्कोप में तो डायरेक्ट तो सेल को नहीं डाल देते, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सारा प्रोसीजर्स करने के बाद जब हमने इसमें एक सेल रख लिया, तो ये सेल के पास बहुत कुछ चीज़ें होती है अंदर, है कि नहीं। सेल तो खाली तो होता नहीं है, तो सेल के पास बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो क्या होती है, ये TIRF क्या करती है इस केस में, मैं आपको एक और कंडीशन बताती हूँ कि अगर हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं ना, जब फेस कॉन्ट्रास्ट पढ़ते हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई सेल है, इसके अंदर अगर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो क्या होती है ना कि ये इधर से जो भी है, ये लाइट इधर से ट्रांसमिट होती है, कुछ डेविएट होते हैं, कुछ ट्रांसमिट होती है, ऐसे करके कुछ यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल के हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हमारी आँखों को ये ऑब्जेक्टिव लेंस वगैरह के पास पार होके ये हमारी आँखों को देखने को मिलती है, ठीक है। सो ऐसी कुछ कंडीशन होती है। लेकिन इस केस में क्या होती है ना TIRF में, कि
ये जो लाइट्स होती हैं, जो लाइट हम यहाँ से भेज रहे होंगे ना, वो लाइट यहाँ से पास ही नहीं करती है, मतलब कि वो लाइट इधर से वो पास होके बाहर नहीं चली जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। वो कुछ क्या करती है, यहाँ पे कुछ एंगल से, मतलब फॉर एग्जांपल ये किसी एंगल से लाइट यहाँ पे पड़ती है और उसी एंगल से कुछ इधर उधर होके लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। ये रहा एंगल जो है, इससे जाके इंसिडेंट हो रही है, ये हम इंसिडेंट कहेंगे। इंसिडेंट लाइट होती है, यहाँ पे जाके इंसिडेंट हुई है, फिर यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये TIRF में क्या होती है, जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो भी रिले है ना, इस एंगल के वजह से क्या होती है, ये जो लाइट है ये पूरा अंदर तक पेनिट्रेट, सेल के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो सेल के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, मतलब कि वो सिर्फ कुछ ही एरियाज, फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना ही एरिया वो सिर्फ वो करती है, काउंट में लाती है। और ये एरिया का जो भी एरिया होती है ना, इस एरिया को हम क्या हो गया, हाँ, इस एरिया का ऑलमोस्ट इतना, वो ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक ही ये उसको मतलब काउंट में लाती है, वो उसे देख पाती है, ठीक है, वो उसे विजुअलाइज करवाती है। वो सेल के पूरा अंदर ये जो भी एरिया है, ये जो भी एरिया है ना, ये पूरा हमें नहीं दिखाएगी, हमें सिर्फ ये सेल का जो सरफेस है वो हमें विजुअलाइज करवाती है, ठीक है। तो ये 10 से लेके 200 नैनोमीटर के रेंज में हमें ये देखने को मिलती है। अब ये आपने समझ लिया बेसिक टर्म था, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट कब आ जाता है, जब आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि अगर आपको पूछा जाए कि TRF किस किस कारण के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी कारणवश हमें अगर सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ द सेल, अगर सिर्फ मेम्ब्रेन का पोर्शन अगर हमें देखनी है, तो हम ये क्या करते हैं, हम TIRF को हम काउंट में ले सकते हैं, हम वो माइक्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप सेल मेम्ब्रेन को तो आप अपना ऑब्जर्व कर लिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई सेल है, अगर कोई सेल है, अगर आपने मेम्ब्रेन को स्टडी की, तो मेम्ब्रेन में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। हमने देखा होता है कि मेम्ब्रेन में कुछ एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ऐसे कुछ फेनोमेना होती है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के देती हूँ। आप जब मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेन में आपने देखी होती है कि यहाँ पे कुछ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब चीज़ें होती हुई नज़र आती है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी कुछ भी वर्क हो रहा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, हम वो सब को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम वो सब इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। और जिसमें अब इसमें क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, फिर लिगेंड का बाइंडिंग वाला प्रोसेस हो गया, रिसेप्टर के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में हो गया। फिर उसके बाद जो मूवमेंट होती है इधर उधर की, जो भी लेटरल मूवमेंट्स हमें लिपिड्स की देखने को मिलती है, सिर्फ मेम्ब्रेन पे, मैं मेम्ब्रेन की ही बात कर रही हूँ, अंदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो सब को हम देखने को मिलती है। तो यही इसी के लिए हम TIRF यूज़ करते हैं, ठीक है। अब TIRF के बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा तो फोकस ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे एक सिंगल माइक्रोस्कोप को। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। TIRF से रिलेटेड एक मुझे क्वेश्चन मिली थी CSIR में, उसमें ये बात पूछा गया था क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जो हमें सिंगल फ्लोरेसेंट ऑब्जर्व करने को हेल्प करती है, ठीक है, जिसमें हम सिंगल फ्लोरेसेंट को हम देख पाते हैं, ठीक है, सिंगल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को हम क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आया हुआ था। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि DIC माइक्रोस्कोप था, फिर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप था, बहुत सारे माइक्रोस्कोप थे, जिसमें से जो ये TIRF है ना, डेट वाज द करेक्ट आंसर। अब ये TIRF करेक्ट आंसर कैसे हो गया है, ये मैं आपको पूरा होल फेनोमेना समझाती हूँ कि हमने इसमें सिंगल जो फ्लोरेसेंट है, मेनली पर्टिकुलरली सिंगल फ्लोरेसेंट वालों को हमने क्यों इसमें कंसिडर किया है, ठीक है। उसके लिए मैं अभी डायग्राम बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 डायग्राम बनाई है। ये दो डायग्राम में आपको दिखेगा कि क्या हमने ये TIFR अलग क्यों है, ठीक है, और इसका आंसर हमारा सिंगल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल क्यों इसके लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए, ये है हमारा नॉर्मल जो भी माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल है और बाकी एबनॉर्मल है। तो इस पर क्या हो जाता है, इस पर फेस कॉन्ट्रास्ट भी आ जाता है और बहुत सारे माइक्रोस्कोप कॉन्फोकल वो सब में आ जाता है। तो जब हम
फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर कॉन्फोकल या फिर लाइट माइक्रोस्कोप या फिर ब्राइट फील्ड या फिर डार्क फील्ड, वो जितने भी पढ़ते हैं ना, इसमें हमने पूरा एक एज ए होल जो भी सेल है उस पर फोकस होती है, ठीक है। तो पूरे सेल पे फोकस होने की वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलती है जब हम यहाँ से इस पे कोई बीम, लेज़र बीम हम जब यहाँ पे डालते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ करते हुए क्या हो जाती है, बहुत सारे फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अब सेल के हर कंपोनेंट से वो पास होके ऐसे करके बाहर एमिट करती है, यानी ऐसे कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट करती है, सब में से वो एमिट करती है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं ये, क्योंकि हमने पूरा सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल पे टोटल 100 फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, तो अगर इस सेल का अगर हम सिर्फ कुछ ही हिस्सा अगर हमने कंसिडर कर ली, सिर्फ यही छोटा सा हिस्सा अगर हमने कंसिडर कर ली, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, हाँ सिर्फ एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हमें या फिर 10 फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कि कम हो जाएगा एक एरिया को अगर हम कवर करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे करने की वजह से ही यही सेम फिनोमेना हमारा TIFR पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया कि सब ठीक था, सब बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि एक छोटा सा एरिया को हमने सेल का एक छोटा सा एरिया, सिंस हमने यहाँ पे 100 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर के एरिया को हमने कवर किया है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया कि इतने एरिया को कवर करने से पहले यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एग्जांपल कम एरिया पे एक ही फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई अगर उसने मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ही यहाँ पे हमें सिंगल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से हमें लाइट एमिट होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अब सिंगल अगर ये बोला गया है, सिंगल का मतलब डेट डजन हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल हो, ये मैटर नहीं करता है सिंगल में हम ये भी कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि 2 से लेके 10 फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल या फिर बहुत कम, हम एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल को बाकी माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम पूरे सेल से जितना भी फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो रहा है, जितना वो एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, जितनी वो रिलीज कर रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो सब हम एज ए पूरा होल सेल का देखते हैं। लेकिन TIFR में क्या करते हैं, हम एक सिंगल सेल का देखते हैं, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल जो फ्लोरेसेंट को एब्जॉर्व करती है, दैट मीन्स एक लेयर पे जितना कम दिखता है ना, उसी को हम TIFR में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, कभी कभी आपको ना टर्म्स मिल लेंगी ये पढ़ते वक्त, बैकग्राउंड नॉइज बोल के एक टर्म आपको देखने को मिलेगी। तो बैकग्राउंड नॉइज का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई आवाज़ की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे बहुत शोर है, हमें एक से फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल मिलना मुश्किल है, यहाँ बहुत शोर है, तो इसमें बैकग्राउंड जो नॉइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोरेसेंट या फिर 3-4 फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और जो ये फील्ड होती है, ये जो मैंने आपको तब से कह रही हूँ, एक थिन लेयर कह रही हूँ ना, ये पूरे एरिया को, इस फील्ड को हम इवानेसेंट फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसका अगर जैसे ही ये टर्म अगर कहीं क्वेश्चन पे आ गया तो आपको सीधा TIFR के साथ ही आपको रिलेट करनी है। मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये सिंगल लेयर जो होती है इसी को हम इवानेसेंट फील्ड कहते हैं, ओके। तो ठीक है, सो यहाँ तक हमने समझ ली। और इसी की वजह से क्या हो गया, हमें कोई सैंपल को स्टडी करने में या फिर सिंगल कितना एक मॉलिक्यूल कितना फ्लोरेसेंट रिलीज कर रहा है, वो सब जानने के लिए हमें ये हेल्पफुल रहती है। और ये क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है, ठीक है। जो TIFR होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों है ऐसा, ठीक है। और आप खुद भी बैठ के अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें इवानेसेंट फील्ड, फिर उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज़, फिर उसके बाद सिंगल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, ऐसे करके कुछ चीज़ें आ सकती हैं। आप कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आई जस्ट होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हेल्पफुल रही है, और कमेंट में कमेंट करना ना भूलिए अगर कोई भी सजेशन मेरे लिए है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।